हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद ऑनिक में। मैं ऑनिक आपका स्वागत करता हूं। और इसके पहले हम लोगों ने कई वीडियो अपलोड किए थे जिनमें भारत का परिचय पार्ट 2, भारत की नदियां, भारत का भौतिक स्वरूप, पर्वत पठार मैदान, अक्षांश एवं देशांतर महत्वपूर्ण रहे हैं। तो उन वीडियो को आप जरूर देखें। और इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट ब्रह्मांड को समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ब्रह्मांड क्या होता है? ब्रह्मांड एक ऐसी संरचना है जिसमें ढेर सारे आकाशगंगाएं मौजूद हैं। मतलब आकाशगंगाओं के समूह को ही ब्रह्मांड कहा जाता है। और हर एक आकाशगंगा में कई करोड़ों करोड़ तारे मौजूद हैं। मतलब कई करोड़ों करोड़ तारों के समूह को हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। और लगभग 1000 अरब आकाशगंगाएं मिलके ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो ब्रह्मांड की परिभाषा क्या हो जाएगी? ब्रह्मांड एक ऐसी संरचना है जिसमें अनेक आकाशगंगाएं मौजूद है। इन आकाशगंगाओं के समूह को ही ब्रह्मांड कहा जाता है। इसके अलावा इस ब्रह्मांड से कई और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे इस ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ वह कैसे हुआ। तो इसमें अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। और जिनमें से सबसे जो प्रमुख मत रहा है कि ब्रह्मांड का निर्माण क्या हुआ, वो है महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत। इस बिग बैंग थ्योरी में क्या बोला गया है? इसमें कहा गया है कि बहुत बड़ा खगोलीय पिंड था जिसमें विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के कारण ब्रह्मांड का रचना हुआ। वो विस्फोट जब हुआ तो उसके टुकड़े चारों तरफ फैल गए और धीरे धीरे ब्रह्मांड का निर्माण होना शुरू हो गया। और इस ब्रह्मांड का निर्माण जो कि बिग बैंग थ्योरी जो एक मत है, जो कि बिग बैंग थ्योरी मत 1927 ईस्वी में जॉर्ज लेमनथेयर द्वारा दिया गया था। जॉर्ज लेमनथेयर। तो 1927 ईस्वी में जॉर्ज लेमनथेयर द्वारा बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत दिया गया। उसमें कहा गया कि एक बहुत बड़ा खगोलीय पिंड में विस्फोट के कारण हमारा ये ब्रह्मांड का रचना हुआ है। और ब्रह्मांड क्या होती है उसको हम लोगों ने समझ लिया। इसके अलावा ब्रह्मांड में कई हजारों, लगभग 1000 अरब आकाशगंगाएं मौजूद हैं। और हम लोग जहाँ रहते हैं पृथ्वी में, हम लोग का पृथ्वी कोई आकाशगंगा में तो मौजूद होगा। तो हमारा पृथ्वी जिस आकाशगंगा अर्थात गैलेक्सी में मौजूद है उसका नाम है दूध मेखला, इंग्लिश में मिल्की वे। और जो मिल्की वे है, दूध मेखला या मिल्की वे, दूध मेखला का जो आकार है वो सर्पिला आकार है। कुछ इस तरह से इसका आकार है। हमारा आकाशगंगा का आकार जो है कुछ इस तरह से है और जिसे हम लोग सर्पिलाकार स्पाइरल कहते हैं। तो पूछा जा सकता है कि हम लोग किस आकाशगंगा में रहते हैं, तो दूध मेखला या मिल्की वे, और उसका आकार कैसा है, तो सर्पिला आकार है, स्पाइरल है। इसके अलावा हमारे जो आकाशगंगा है दूध मेखला, इसके अलावा भी बहुत सारे आकाशगंगाएं हैं। तो हम लोगों ने समझा कि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में कई आकाशगंगाएं हैं, जिनमें से इस शेप का हमारा एक आकाशगंगा है जिसका नाम दूध मेखला है। और इस आकाशगंगा मतलब कि दूध मेखला का एक तारा है जिसको हम लोग सूर्य के नाम से जानते हैं। और इन सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह जो कि इसी दूध मेखला में मौजूद है। और सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले ग्रह जैसे पृथ्वी भी हमारा है, बुध, शुक्र, ऐसे कई ग्रह के सम्मिलित सौर को जो सौर मंडल कहते हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि ब्रह्मांड, फिर आकाशगंगा में हमारा आकाशगंगा दूध मेखला, और इस दूध मेखला का सबसे प्रमुख तारा सूर्य, और जिसके चारों ओर हमारा पृथ्वी चक्कर लगाता है और उस पृथ्वी के हम लोग निवासी हैं। तो 1927 में जॉर्ज लेमनथेयर द्वारा बिग बैंग का सिद्धांत दिया गया। लेकिन 1967 में रॉबर्ट वेगनर द्वारा
इसे और प्रसारित किया गया, अर्थात 1927 में जॉर्ज लेमंथर द्वारा दिया गया, लेकिन इसे सपोर्ट किया गया और अधिक मात्रा में जो सपोर्ट किया गया वो 1967 में रॉबर्ट वेगनर द्वारा इसे और प्रसारित किया गया, अर्थात सपोर्ट किया गया। इसके अलावा हम लोग जो इसमें तारे मौजूद हैं, हमारे जो ब्रह्मांड है इसमें आकाशगंगा है और आकाशगंगा में जो तारे मौजूद हैं, तो उन तारों से पूछे आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम लोग देख लेते हैं। क्या होता है तारे, जो तारे का निर्माण कैसे होता है, तो धूलकण गैस, विभिन्न प्रकार के धूलकण गैस मिलके ही तारे का निर्माण करते हैं। और तारे जो होते हैं वो एक प्रकार के गैसीय गोले होते हैं। अब एक प्रकार का गैसीय गोला जिसका निर्माण धूलकण एवं कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के गैसों से हुआ है, इसमें जबकि हम लोग जानते हैं कि तारों में अपना प्रकाश होता है, तो तारों में अपना प्रकाश कहाँ से आया है, तो तारों में जो प्रकाश होता है वो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। नाभिकीय संलयन। क्या होता है नाभिकीय संलयन? नाभिकीय संलयन एक प्रकार का प्रतिक्रिया है। क्या होता है उसमें? जबकि हम लोग जानते हैं कि जो तारे होते हैं, तारों में दो प्रकार के गैस सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिनमें तारों में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैस जो कि हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद हीलियम भी पाए जाते हैं, लेकिन वो हाइड्रोजन से कम मात्रा में पाए जाते हैं हीलियम। तारों में जो नाभिकीय संलयन होता है, इस नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि दो हाइड्रोजन के अणु मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिए, तारों में हाइड्रोजन और हीलियम तो है, हीलियम की मात्रा कम है और हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है। क्या होता है कि दो हाइड्रोजन का अणु मिलकर एक हीलियम का निर्माण कर देता है, और निर्माण करते समय ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उष्मा ये उत्पन्न होती है। और जबकि हम लोग जानते हैं कि उष्मा उत्पन्न होने से प्रकाश उत्पन्न होता है, और इन तारों में अपना प्रकाश आ जाता है। तो तारों में प्रकाश का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। क्या होता है इसमें? दो हाइड्रोजन के अणु मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं और ऊर्जा मुक्त कर देते हैं, ऊर्जा को मुक्त कर देते हैं, मतलब ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे तारों में अपना प्रकाश आ जाता है। अब आप सोचिए, हाइड्रोजन भी एक पर्याप्त मात्रा में होगा तारे में, और हाइड्रोजन पर्याप्त मात्रा में होगा, और जब ये हीलियम में बदल जाएगा पूर्ण रूप से हीलियम में बदलेगा, और ये प्रक्रिया जो दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम जो बन रहा है, ये प्रतिक्रिया अर्थात नाभिकीय संलयन का जो प्रतिक्रिया है, ये तब तक चलते रहेगा जब तक संपूर्ण हाइड्रोजन हीलियम में ना बदल जाए। और जब संपूर्ण हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगा तो ऊर्जा या उष्मा उत्पन्न होना बंद कर देगी, और जब बंद कर देगी तो तारे लाल पड़ने लगेंगे। तारे क्या होने पड़ेंगे? लाल पड़ेंगे। और उसी अवस्था को हम लोग जानते हैं लाल दानव के नाम से। लाल दानव, इसके रक्त दानव, ये रेड जाइंट के भी नाम से जाना जाता है। क्या होता है? तो तारे में जब नाभिकीय संलयन की प्रतिक्रिया समाप्त हो जाती है, तब तारों में प्रकाश उत्पन्न होना बंद हो जाता है, जिससे तारे का कलर लाल होने लगता है, और इसी अवस्था को हम लोग बोलते हैं लाल दानव अर्थात रेड जाइंट। इसे रक्त दानव भी कहा जाता है क्योंकि इसका रंग लाल होता है, और जबकि रक्त का भी रंग लाल होता है। तो ये लाल दानव को हम लोगों ने समझा। इसके अलावा ये जो लाल, देखिए तारों में तारे का कलर जब ब्लू होता है, ये ध्यान रखिए आप, तारों का कलर जब ब्लू कलर का होता है तारा, तो वो सबसे ज्यादा प्रकाश देता है। तारों में जब ब्लू कलर रहता है, ब्लू कलर का अगर तारा होगा तो उसमें प्रतिक्रिया अधिक होगी, ऊर्जा उत्पन्न अधिक होगी, जिससे उसका प्रकाश अधिक चमकीला होगा। लेकिन अगर उस तारों में उसका कलर रेड हो जाता है तो वह ऊर्जा उत्पन्न करना बंद कर देता है, नाभिकीय संलयन का प्रतिक्रिया बंद होने लगता है, जिससे जो तारा होता है उसमें विस्फोट होता है। मतलब लाल दानव की अवस्था में तारे में विस्फोट होगा, और उस विस्फोट को ही हम लोग जानते हैं सुपरनोवा विस्फोट के नाम से। सुपरनोवा विस्फोट। तो तारों में नाभिकीय संलयन के समाप्ति के बाद जब संपूर्ण हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाते हैं,
तो तारों में ना ऊर्जा उत्पन्न होना बंद कर देते हैं और लाल रंग के पड़ने लगते हैं तारे, और उसी को लाल दानव या रेड जाइंट कहते हैं, रक्त दानव कहते हैं। और लाल दानव की स्थिति में तारों में जब वो मृत होने लगते हैं तो उनमें एक विस्फोट होता है, और उसी विस्फोट को हम लोग सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जानते हैं। तो सुपरनोवा विस्फोट क्या होता है, ये भी कई एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये भी आपको याद रखना होगा। तो सुपरनोवा विस्फोट होता है तारों में। विस्फोट के पश्चात ब्लैक होल का रचना होता है। ब्लैक होल, ये आपने सुना होगा, ब्लैक होल। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात मतलब तारों में जब मृत होने लगते हैं तो उनमें जो विस्फोट होता है सुपरनोवा विस्फोट, उसके पश्चात ब्लैक होल की रचना होता है। ब्लैक होल से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे ये ब्लैक होल जो होता है, ये ब्लैक होल एक प्रकार का खगोलीय पिंड होता है, और इस ब्लैक होल में जो कई पदार्थ या गैस जो होते हैं या मिट्टी वगैरह इतने संकुचित होते हैं कि इस ब्लैक होल का जो द्रव्यमान होता है, मतलब इसका जो भार होता है वो काफ़ी अधिक होता है। और जबकि हम लोग साइंस में जानते हैं कि किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान अधिक होता है तो उसमें गुरुत्वाकर्षण भी अधिक होता है। किसी वस्तु में अगर द्रव्यमान अधिक होगा तो उसमें गुरुत्वाकर्षण का शक्ति भी अधिक होगा। तो ब्लैक होल जो कि अधिक द्रव्यमान, बहुत अधिक द्रव्यमान होता है, लगभग कहा जाता है कि इसके एक चम्मच मिट्टी में 10 हाथियों के शक्ति का बराबर होता है। तो जबकि इसमें द्रव्यमान अधिक होता है, भार अधिक होता है, तो गुरुत्वाकर्षण भी अधिक होता है। और अपने गुरुत्वाकर्षण एवं भार के कारण जब इससे प्रकाश भी गुजरती है तो इससे ब्लैक होल जो कि प्रकाश को भी अपने पास से गुजरने नहीं देता है। इसी कारण है कि ये ब्लैक होल काले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि जहाँ से प्रकाश नहीं गुजरती है वो सिंपल साधारणतः ब्लैक कलर का दिखाई देता है, इसलिए इसको ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। तो ब्लैक होल से कुछ प्रश्न। इसके अलावा सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात जो बड़ा खगोलीय तारा था वो जब टूट के छोटे छोटे पिंडों में बढ़ जाते हैं तो उसको हम लोग पल्सर स्टार, इसके अलावा न्यूक्लिक स्टार के भी नाम से जानते हैं। तो ये एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कुछ और प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। ब्लैक होल जो होता है वो एक प्रकार का खगोलीय पिंड ही है जिसका निर्माण तारों में सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात होता है। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ब्रह्मांड में कई आकाशगंगाएं हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में कई करोड़ों तारे मौजूद हैं। इसके अलावा ब्रह्मांड का रचना में अलग अलग मत दिए गए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख मत बिग बैंग थ्योरी है, जिसमें कहा गया कि बहुत बड़ा खगोलीय पिंड के टूटने के बाद वो जब पूरे फैल गया तो ब्रह्मांड का संरचना हो गया। इसके अलावा ब्रह्मांड में जबकि कई आकाशगंगाएं हैं, जिसमें से हमारा आकाशगंगा दूल मेखला या मिल्की वे जिसके हम निवासी हैं, जिसमें पृथ्वी है, सूरज है, जिसका एक तारा सूरज है, उसी का चारों ओर चक्कर लगाने वाला ग्रह पृथ्वी है जिसके हम निवासी हैं। इसके अलावा आकाशगंगा दूध मेखला जिसके हम निवासी हैं, उसका आकार कैसा है, स्पाइरल या सर्पिल आकार है, कुछ इस प्रकार से इसका आकार है। ठीक है, इसके अलावा 1967 में रॉबर्ट वेगनर द्वारा बिग बैंग थ्योरी को प्रसारित किया गया और सपोर्ट दिया गया, एवं 1927 में जॉर्ज लेवंथियर द्वारा इसे दिया गया था, और बाद में 1967 में इसे प्रसारित किया गया रॉबर्ट वेगनर द्वारा। इसके अलावा ब्लैक होल जो है, ब्लैक होल के बारे में 1930 में एस चंद्रशेखर ने बताया। एस चंद्रशेखर ने 1930 ईस्वी में ब्लैक होल की घटना या उसके बारे में अच्छे से विवरण दिया, और इसी ब्लैक होल के बारे में बताने के कारण एस चंद्रशेखर को 1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसके अलावा 1934 से 1935 के आसपास ये लंदन में जाके अपनी जो उन्होंने बताया था ब्लैक होल के बारे में, उसे पूरे विश्व में प्रसारित किया लंदन में जाकर के, और इसी कारण उनको 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और जो एस चंद्रशेखर जो वैज्ञानिक थे, ये भारत के ही एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे।
इसके अलावा हम लोगों ने देखा नाभिकीय संलयन से ही तारे में ऊर्जा आती है, जिसमें 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं और ऊर्जा मुक्त होता है। और तारों में सबसे अधिक प्रकाश जब वो ब्लू कलर के होते हैं तब होते हैं, और जब रेड पड़ने लगते हैं क्यों? क्योंकि उसमें नाभिकीय संलयन की प्रतिक्रिया खत्म हो जाती है, जिससे ऊर्जा बनना भी बंद हो जाता है और प्रकाश उत्पन्न भी बंद हो जाता है। इस अवस्था में तारे को लाल दानव कहते हैं और उसमें सुपरनोवा विस्फोट होता है, जिसके पश्चात ब्लैक होल की रचना होती है। उसके बारे में हम लोगों ने देखा, उसका द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है, इसी कारण वो ब्लैक कलर का दिखाई देता है, इसी कारण उसका नाम ब्लैक होल रखा गया है। इसके अलावा जब वो छोटे सुपरनोवा विस्फोट के बाद जब छोटे कणों में जब टूट जाते हैं, ज़्यादा छोटा नहीं, बड़ा ही होता है एक तरह से, लेकिन वो ब्लैक होल की तुलना में थोड़ा छोटा होता है, तो उसको हम लोग पल्सर स्टार या न्यूक्लिक स्टार कहते हैं। इसको हम लोगों ने समझा। इसके अलावा कुछ अन्य बिंदुएं भी पूछी जाती है इससे। इसमें तारामंडल से प्रश्न पूछे जाते हैं। तारामंडल क्या होता है? तारामंडल जैसे हम लोगों ने तारा अर्थात नक्षत्र अर्थात तारे के बारे में समझा कि उसमें अपना प्रकाश कैसे आता है, वो उसका निर्माण कैसे होता है धूलकण एवं गैसों से, तो तारों को समझा। अब तारामंडल क्या होता है? तो हमारा जो आकाशगंगा है इसमें कई मतलब कि कई तारे हैं, कई करोड़ों तारे हैं, तो तारों के समूह को ही तारामंडल कहते हैं। कई तारों के समूह को ही तारामंडल कहा जाता है। कहीं कहीं आपको नक्षत्र मंडल भी देखा जाएगा, जबकि तारे को ही नक्षत्र कहते हैं, तो नक्षत्र मंडल तारामंडल समान होता है। तो तारों के समूह को तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो तारामंडल या नक्षत्र मंडल की जो कुछ संख्या है वो 89 है। 89 कुल कितने तारामंडल है? 89 तारामंडल है। कहीं कहीं आपको 88 भी दिखा रहेगा, कहीं कहीं 88 रहेगा, लेकिन एग्जैक्ट जो इसका सही आंसर होगा 89 ही होगा। आप नेट में सर्च करके देख लीजिए। 89 अगर ऑप्शन में ना रहे तब आप 88 को चॉइस कर सकते हैं। तो 89 कुल तारामंडलों की संख्या हो जाती है। इसके अलावा कुछ तारामंडलों के उदाहरण, जैसे 7 ताराओं का एक समूह है, इस तरह से कुछ। हाँ, ये जो 7 तारों का जो समूह है इसे हम लोग सप्तऋषि मंडल कहते हैं। सप्तऋषि मंडल जो कि आसमान में इस तरह से 7 ताराओं का समूह दिखाई देता है। इसके अलावा उत्तरी ध्रुव में एक बहुत चमकीला तारा है, उत्तरी ध्रुव में दिखाई देता है, जिसे हम लोग ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। बहुत प्रचलित रहा है ध्रुव तारा, बहुत अधिक इसमें लाइट प्रकाश है। क्यों? क्योंकि इसमें नाभिकीय संलयन काफी अधिक होता है घटना। तो उत्तरी ध्रुव में दिखेगा ध्रुव तारा। सप्तऋषि मंडल 7 ताराओं का कुछ इस तरह से समूह दिखेगा। कुल तारामंडलों की संख्या 89, ये भी एक प्रकार का तारामंडल ही है। तो ये तारामंडलों को अच्छे से हम लोग समझ लिए। तारा के बारे में पढ़े, ब्रह्मांड के बारे में पढ़े। इसके अलावा जो हम लोग ब्रह्मांड है, मैंने ये बताया गोला करके, जबकि इसका कोई एग्जैक्ट दूरी तय नहीं किया गया है, ये बहुत दूर तक विस्तृत है। इसमें कई आकाशगंगाएं हैं, जिसमें से हमारा आकाशगंगा का आकार कुछ इस प्रकार से है, सर्पिलाकार स्पाइरल है, जिसका एक तारा है सूर्य, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्रग्रह की पट्टी के सम्मिलित स्वरूप को ही हम लोग सौरमंडल के रूप में जानते हैं। तो इस सौरमंडल को, मतलब ये जो हम लोग का आकाशगंगा है, इसके अंदर जो यहाँ पर सौरमंडल मौजूद है ना, सूर्य एवं सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले ग्रह, जो सौरमंडल है, इसको हम लोग इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और अगले वीडियो का वेट करें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम लोग ऐसे और वीडियो अपलोड कर सके, एवं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और अगले वीडियो का वेट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।